देखो बच्चों 41st क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये नेक्स्ट दो क्वेश्चन के लिए बच्चों आपको स्टेटमेंट दे रखी है कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। देखो बच्चों मैं आपको एनडीए के हिसाब से बता रहा हूँ, कभी भी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हो Z1 और Z2 या कोई भी नाम हो उनका, ठीक है, और वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, तो सबसे पहले बच्चों आपके दिमाग में आएगा कि क्या कहीं ये Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, कहीं वही तो ना हो। अगर आपको डाउट हो तो आप चेक कर लिया करो वैल्यू पुट करके, ठीक है। यहाँ पे Z1 की जगह क्या लिख दो ओमेगा, और Z2 की जगह क्या लिख दो ओमेगा स्क्वायर, इसको सेटिस्फाई करेंगे। देखो Z1 की जगह ओमेगा लिखोगे, Z2 की जगह ओमेगा स्क्वायर लिखोगे, और ये ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, और देखो ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 क्या होता है, ओमेगा ही होता है, और ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, मतलब कि सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये बात वेरीफाई होगी कि ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों ये कोई और नहीं है, ये बच्चों ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही है। समझ गए आप बात, ठीक है, ठीक है। आपको Z1 बाय Z2 का मोड निकालना है, तो बताओ Z1 बाय Z2 निकालो पहले तो, यानी कि ओमेगा बाय ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बाय ओमेगा स्क्वायर यानी कि 1 बाय ओमेगा, और ओमेगा का रेसिप्रोकल क्या होता है आपको पता है ना, ओमेगा का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 -√3 आइटा बाय 2, और इसका मोड क्या होता है 1 ही होता है ना। इन दोनों का आपको पता होना चाहिए, ओमेगा का और ओमेगा स्क्वायर का दोनों का जो मॉडुलस होता है बच्चों को कितना होता है 1 होता है। निकाल के देख लो बेसिक, देखो निकाल के देखो, -1/2 का होल स्क्वायर और √3/2 का होल स्क्वायर 3/4, यानी कि कितना आ गया 1 आ गया। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आप बता सकते थे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस बच्चों हमेशा ही क्या होता है 1 होता है, ये आपको पता होनी चाहिए डायरेक्ट बात। देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखो, इसमें आपको Z1 बाय Z2 का रियल पार्ट निकाल के और उसमें 1/2 क्या करना है ऐड करना है। तो आप मेरे को बता दो 1/2 प्लस रियल पार्ट ऑफ किसका रियल पार्ट बताओ, Z1 बाय Z2, और Z1 बाय Z2 मतलब ओमेगा बाय ओमेगा स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट किसका चाहिए आपको 1 बाय ओमेगा, और 1 बाय ओमेगा क्या होता है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का रियल पार्ट बता सकते हो, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बताओ -1/2 और -√3/2 आइटा, यही होता है। तो इसका रियल पार्ट कितना है बताओ, रियल पार्ट बच्चों ओमेगा स्क्वायर का कितना है -1/2, तो 1/2 में -1/2 ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे दोनों के दोनों। उसके बाद बच्चों देखो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हुए, लेकिन मैं कहता हूँ बिल्कुल बेसिक्स पे अगर हम रहेंगे ना, चीजें बच्चों उतनी मुश्किल नहीं है जितनी बच्चों को लगती है। आपको एपी में 5 कंजुगेटिव टर्म की प्रोडक्ट दे रखी है, कितनी ये वाली, ठीक है। फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ टर्म बच्चों किसमें है जीपी में है। तो 5 टर्म आपको एपी में दे रखी है, क्या कर लो आप कोई भी टर्म मान लो, आप ए मान लो, A+D मान लो, फिर A+2D मान लो, A+3D मान लो, और A+4D मान लो, है ना, ये मान ले। क्योंकि अगर मेरे को सम दे रखा होता ना बच्चों, तो मैं स्पेशल टर्म मानता A-3D A-D वो वाली टर्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो क्या है ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो प्रोडक्ट दे रखी है, तो मैं जनरल टर्म बच्चों ये 5 टर्म ये मान लेता हूँ एपी के अंदर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है मेरे को बच्चों कि फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ टर्म मतलब ए सेकंड टर्म और सबसे लास्ट टर्म, ये जो 3 टर्म है ना ये मिलके क्या बनाती है जीपी। तो जीपी बनाती है, तो बताओ जीपी की कंडीशन क्या होती है, मिडिल टर्म का स्क्वायर और क्या होता है बच्चों बाकी दोनों की प्रोडक्ट क्या होती है इक्वल। तो यहाँ से ए और डी में एक रिलेशन आ जाएगा, है ना। ए और डी में बच्चों एक रिलेशन निकालो आप, A² प्लस में 4AD, A² तो कट गया, D² इक्वल टू 2AD। अच्छा डी जीरो तो हो नहीं सकता, डी जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब डी काट दो, डी इज इक्वल टू क्या आ गया 2A आ गया, ठीक है। क्योंकि बच्चों कॉमन डिफरेंस अगर जीरो होगा तो फिर ये 5 टर्म की प्रोडक्ट ये नहीं आएगी, ठीक है, बाद में सेटिस्फाई नहीं होगी ये कंडीशन। तो डी जीरो को तो रिजेक्ट कर दिया करो आप, तो क्या आ गया बच्चों डी इक्वल टू 2A आ गया, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब मुझे क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो उसके अलावा अब क्या बच गई मेरे पास कंडीशन कि इन पांचों की प्रोडक्ट कितनी है बच्चों ये है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप मेरे को बता दो बस कि क्या दे रखी है पांचों टर्म की बच्चों प्रोडक्ट, है ना A+D। मुश्किल नहीं है ये मत समझना, मुश्किल है मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप बस करते रहो क्वेश्चन को, जैसे जैसे क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है ना आप फॉलो करते रहो, ठीक है। आपको प्रोडक्ट कितनी दे रखी है 2 2 9 6 3 5 बच्चों ये दे रखी है। आप डी की जगह क्या रख दो 2A, बताओ डी की जगह 2A रखोगे तो A+2A कितना हो गया 3A हो गया। डी की जगह बच्चों 2A रखोगे तो 4+1 5A हो गया। डी की जगह 2A रखोगे तो 6+1 7A हो गया। डी की जगह 2A लिखोगे तो 8+1 9A हो गया। बताओ इस बात से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब ये नंबर कितने हो गए देखो 3 5 जा 15 15 और ये A⁵ और बाकी सारी चीजें बच्चों नीचे ले जाओ, है ना। बाकी सब नंबर नीचे ले जाओ 3 5 जा 15 7 और 9, बस इसको काट लेना। इसको काटोगे ना बच्चों तो ये कितना आ जाएगा आपका 243 आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेना काट पीट के 243, और 243 क्या होता है 3⁵ होता है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 3, A 3 आ गया, तो बच्चों डी क्या आ गया इसका ट्वाइस, डी क्या है देखो
ट्वाइस ऑफ ए है ना, तो ये कितना आ गया 6। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6। और आपसे क्या पूछी गई है, देखो आपसे पूछे गए सम ऑफ ऑल 5 टर्म्स। अब अपना आंसर पांचों टर्म का सम, पांचों टर्म तो ये थी ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d ना, ए प्लस 3d और बच्चों ए प्लस 4d। तो इसमें 5 बार तो ए आ गया, और डी कितनी बार आएगा 10 बार आएगा, डी 10 टाइम्स आ गया। ए कितना बच्चों 3 और डी कितना है 6। 60 प्लस 15 75 इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आएगा, है ना। या तो ऐसे कर लो, या पांचों टर्म का सम ऐसे भी निकाल सकते हो आप। फर्स्ट टर्म पता लगी ना आपको कितनी थी 3, और कॉमन डिफरेंस कितना था बच्चों, कॉमन डिफरेंस कितना था बताओ 6 था। तो अपने को आंसर निकालना है, या तो सम ऑफ 5 टर्म का फॉर्मूला लगा दो, या आप ये कहो सर पहली टर्म 3 है और फिर आगे 6 जोड़ते जाओ, 3 6 फिर 15 फिर 21 और फिर 27। बच्चों कैसे ही कर लो, मैं कहता हूँ एपी में 5 ही टर्म तो है, 5 टर्म का सम तो कोई बच्चा भी बता देगा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था बच्चे के लिए क्योंकि नया क्वेश्चन था। और फिर बच्चों 120 में से 2 4 5 क्वेश्चन अगर ऐसे आ भी गए जिसके बारे में आपको आइडिया ही नहीं लग रहा कि करे क्या, तो उसमें तो कोई खास बात है ही नहीं। हम तो, मैं तो कह रहा हूँ 80 to 90 क्वेश्चन का आप टारगेट बना के चलो, 100 क्वेश्चन तो मैं कह ही नहीं रहा आपको, ठीक है 120 तो करने नहीं अपने को। तो इसमें अपने को बच्चों यू प्लस वी दे रखा है, और ये डब्ल्यू दे रखा है, ठीक है। और वी एक ऐसा नंबर है जो क्या है 0 और 1 के बीच में है, वी 0 और 1 के बीच में है। u एक इंटीजर है, तो v प्लस डब्ल्यू क्या होगा आपको बताना है। एक बात बताओ बच्चों, v प्लस डब्ल्यू, और v की वैल्यू नहीं दे रखी अपने को, v की एक रेंज दे रखी है। तो आप क्या करो, w की भी एक रेंज निकाल लो कि w कहाँ से लेके कहाँ तक लाई करता है, और फिर हम दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, उससे v प्लस डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। जेई वाले बच्चों के लिए तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, उनको तो करवाए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। बट एनडीए के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल नया था। मैं कहता हूँ आप 8 - 3√7 की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, डब्ल्यू की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। एक बार 20 पावर तो बाद में देखूंगा। √7 लगभग कितना होता है बच्चों 2.6 होता है। तो 2.6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 0.2। 0.2 क्या होता है 2/10 यानी कि 1/5। तो डब्ल्यू क्या आ गया फिर बताओ 1/5 की पावर 20। आप मेरे को ये बताओ 1/5 नंबर क्या है 1 से छोटा, और 1 से छोटे नंबर की पावर 20 करोगे तो वो 1 से छोटी आएगी ना। कहने का मतलब डब्ल्यू जो है अपना वो भी 0 और 1 के क्या है बीच में, क्योंकि पॉजिटिव है, ये क्या है बच्चों पॉजिटिव है। और वी भी क्वेश्चन में दे रखा है क्या 0 और 1 के बीच में। तो इन दोनों इक्वालिटी को बच्चों हम क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ऐड। तो 0 + 0 0, ये वी प्लस डब्ल्यू, और 1 + 1 कितना हो गया बच्चों 2। कहने का मतलब जो मेरा वी प्लस डब्ल्यू का आंसर आएगा ना बच्चों, डब्ल्यू प्लस वी का, वो 0 और 2 के बीच में आएगा, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू होगी और 2 से क्या होगी छोटी। अब आप खुद देखो 0 से बड़ी और 2 से छोटी, 0 से बड़ी तो सारी है ना, 2 से छोटी एक ही ऑप्शन है जो 2 से छोटा है और 0 से क्या है बच्चों बड़ा। आ गया ना कितनी आसानी से आंसर। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें आपको दोनों की क्या करनी है मल्टीप्लाई, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। u प्लस वी की मल्टीप्लाई w से, u प्लस वी आपको दे रखा है, ये रहा देखो कितना 8 + 3√7 की पावर 20, और ये कितना है बच्चों 8 - 3√7 की पावर 20। तो पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर दूं, 8 + 3√7 इंटू बच्चों 8 - 3√7, a + b क्या होता है a² - b² की पावर 20 कर दो, तो ये तो 1 ही आ गया, 1 की पावर 20 बच्चों कितना होता है 1। सेकंड पार्ट तो आप हर बच्चा इस क्वेश्चन को कर ही सकता था, है ना। फर्स्ट पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग था, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बच्चों ये क्वाड्रेटिक का चैप्टर जब मैं पढ़ाता हूँ तो आपको पता है पहले ही लेक्चर के अंदर ये बात लिखवा दी जाती है कि स्पेशल कंडीशन कौन कौन सी होती है क्वाड्रेटिक में, है ना। अगर तीनों कोफिशिएंट का सम बच्चों 0 होता है तो उसके रूट कौन कौन से होते हैं, एक तो 1 और एक क्या होता है बच्चों c/a, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, तो देख लो। अब इस क्वेश्चन में देखना जरा ध्यान से, कहता है इस क्वाड्रेटिक के रूट्स इक्वल है ना। इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या है इक्वल। तो इस क्वाड्रेटिक में ध्यान से देखो, इन तीनों कोफिशिएंट का सम 0 है ना। इसको आप अपने दिमाग में a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, तो यहाँ पे इन तीनों नंबर्स का सम कितना है बच्चों 0। तो अगर सम 0 है तो बताओ रूट्स क्या होंगे, इट्स रूट्स आर 1 एंड c/a, ये होंगे ना। c का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, c का मतलब कह रहा हूँ मैं c² इंटू a² माइनस b², और a का मतलब बच्चों क्या है a² इंटू b² माइनस c²। बोलो इतनी बात समझ आ गई क्या। ये इसके दोनों के दोनों क्या है बच्चों इक्वेशन के रूट्स है, क्या है बच्चों रूट्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है ये रूट्स इक्वल है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रूट्स क्या है बच्चों इक्वल। तो मैं इनको इक्वल पुट कर दूं, इक्वल पुट करके एबीसी में मेरे को चेक करना है कि a² b² c² कैसे है, एपी में है जीपी में है कि एचपी में है, कर लूंगा मैं कोई बात नहीं। इक्वल पता लग गया ना क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ये रूट्स, ठीक है। तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, a² b² माइनस a² c² इक्वल टू c² a² माइनस
बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, है ना, ये हो गया ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ये माइनस की टर्म को इधर ले आओ और ये ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर उधर चल के प्लस हो जाएगा, दो बार हो जाएगा, है ना। अब अपने को देखो क्या लेके आना है, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर में अपने को चेक करना है रिलेशन। तो मैं कहता हूँ इन तीनों टर्म को डिवाइड कर दो, किससे, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर से। कर सकते हैं ना, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर से बच्चों क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो बताओ ये ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर कट गया 1/c², ये 1/a², ये 2/b²। अब आपको पता लग गया कि जिसका डबल होता है वो तो बीच में होती है, वो टर्म तो बीच में आएगी। यहाँ पे 1/a², यहाँ पे 1/c²। तो ये तीन टर्म किस में होगी बताओ, एपी में। कंडीशन पता है ना आपको, अगर ए बी सी बच्चों एपी में होते हैं तो बीच वाली टर्म का डबल और बाकी दोनों का सम इक्वल होता है ना, ये वही तो है। ये ऐसा है तो फिर ये तीन टर्म क्या है, एपी में। अगर ये एपी में है तो इनका रेसिप्रोकल, इनका बच्चों रेसिप्रोकल किस में होगा, एचपी में होगा। तो ये तीन टर्म किस में है, एचपी में है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखो, ये बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग था। एक बात आप मेरे को बताओ, इसमें कहता है कि कौन सा इस इक्वेशन का एक रूट है। रूट है कौन कौन से, आप मेरे को ये बता दो बस। रूट आप कहोगे सर दो है, एक तो 1 और एक c/a। c/a का मतलब ये वाला c² इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, c² इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन अपॉन कौन सा बच्चों, ये रहा a² इंटू बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। ये दो ही रूट है। अब आप कहोगे सर आप तो कह रहे हो कि इस इक्वेशन के ये दो रूट है और जो ऑप्शन के अंदर है उसमें कोई भी ऐसा ना तो 1 है और ना ये है। ऑप्शन में देख लो कुछ भी नहीं है इन दोनों में से, ये वाला रूट ऑप्शन में नहीं है, तो कोई बात नहीं बच्चों, ये वाला रूट ऑप्शन में नहीं है। इसकी शक्ल चेंज हो सकती है लेकिन रूट तो पक्के यही है। रूट बच्चों पक्के यही है, सिर्फ क्या चेंज हो सकती है, शक्ल। अब अपने अभी क्या प्रूव किया है, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 47 में हमने क्या प्रूव किया कि क्वेश्चन तो ये उसी का है ना, कि a² b² c² किस में है बच्चों, एचपी में है ना, एचपी में। तो एचपी में जब तीन नंबर होते हैं तो मैंने आपको बता रखा है ना, तीन नंबर को क्या मान लिया करो आप, क्या मान लो बच्चों, 2 3 और 2 3 जा 6, क्या मान लो, 2 3 6 मान लो, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ गिवन ऑप्शन के अंदर a² b² c² की जगह ये पुट करो और जहां से रूट आपका 1 आ जाए, क्योंकि 1 भी तो इस इक्वेशन का रूट है ना, जिसका आंसर 1 आ जाए वही आपका ऑप्शन क्या है, ट्रू है ना। इससे आसान मेथड मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का हो ही नहीं सकता। तो b² पुट करना, b² की जगह कितना 3, c² माइनस a² अपॉन a² इंटू c² माइनस b² यानी कि 6 माइनस 3। तो ये कितना आ गया 3 इंटू 4 और ये कितना आ गया बच्चों 2 इंटू 3। मेरे को नहीं लगता ये तो 2 आ गया, लेकिन 2 तो रूट नहीं है, रूट तो कितना है 1, मेरे को 1 लेके आना, ठीक है, ले आऊंगा मैं। देखो b² बाई a² तो सेम है, इसमें c² माइनस a² देखो ऊपर तो सेम है c² माइनस a², नीचे बस b² माइनस c² हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो नेगेटिव आ गया है ना। अब थर्ड में पुट करो b² यानी कि 3 और 2 इंटू a² यानी कि 2, ऊपर क्या है बच्चों c² माइनस a² यानी कि 6 माइनस 2, नीचे c² माइनस b² यानी कि 6 माइनस 3। देखना 3/4 और ये कितना आ गया 4/3, कट गया आपस में, कितना आ गया 1। और बच्चों मैंने कहा था ना इस इक्वेशन का एक रूट 1 है और 1 यहाँ से आ रहा है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल आसान था। एक मैट्रिक्स ए दे रखी है आपको, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है बच्चों। एडजॉइंट की जब प्रॉपर्टी क्लास में पढ़ाई जाती है तो सबसे पहली थ्योरम ही एडजॉइंट की होती है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए कर लो इंटू ए इक्वल होते हैं, दोनों का आंसर क्या होता है, डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू आई होता है ना, डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू आई। अब इसका डिटर्मिनेट आप निकाल लो, इसका डिटर्मिनेट तो निकाल ही लोगे सोल्व करके, वो क्या आएगा बच्चों 1 आ जाएगा सोल्व करके, ठीक है। तो डिटर्मिनेट इंटू आई, तो ये तो आई मैट्रिक्स ही होगी ना, ये तो क्या आ गया बच्चों इसका आंसर आई मैट्रिक्स आ गया। देख लो कौन सा ऑप्शन है आई, ऑप्शन नंबर डी, मतलब पहले का आंसर तो आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 50 में ए इनवर्स निकालना है। अब बच्चों देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ए इनवर्स होता क्या है आप बस मेरे को ये बता दो, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेट ऑफ ए होता है ना। डिटरमिनेट तो 1 है, डिटरमिनेट की वैल्यू तो कितनी है बच्चों 1 है, तो इसका मतलब जो एडजॉइंट आया है वही क्या है बच्चों, जो एडजॉइंट है वही क्या है अपना, बताओ जो एडजॉइंट है वही क्या है इनवर्स। लेकिन एडजॉइंट तो हमने निकाला ही नहीं, हमने एडजॉइंट कहाँ निकाला है, हमने तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है। ये आई मत बोल देना, आई तो बच्चों ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आया है, ठीक है, मेरी बात समझो। हमें ए इनवर्स निकालना है यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट होता क्या बस मेरे को इतनी बात बता दो, एडजॉइंट आप कहोगे सर जो कोफैक्टर होते हैं ना, a11 a12 a13 a21 a22। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कोफैक्टर आपको निकालने, नहीं, देखना अभी कितना आसान मेथड आपको बताऊंगा मैं। ए इनवर्स का बच्चों आपको मैं आसान मेथड बताऊंगा, इसका क्या होता है ट्रांसपोज। एक बात बताओ, कोफैक्टर्स हमें निकालने होते हैं इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के क्या निकालने होते हैं कोफैक्टर, और उनको लिख के और उनका क्या करना होता है ट्रांसपोज। वो क्या होता है एडजॉइंट होता है ना, होता है, ये बात आप मानते हो। तो मैं ये कहता हूँ
आप सारे कोफैक्टर क्यों निकालते हो? आप कोई एक कोफैक्टर निकाल लो। देखना A11 क्या चारों ऑप्शंस के अंदर जो अलग है ना बच्चों वो चेक करो। ये A11 चारों में क्या है बताओ? अलग है ना? तो इसका मतलब मैं अपना A11 निकाल लेता हूँ। जो चारों ऑप्शन में से मैच करेगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो A11 क्या होता है बता दो आप? A11 बच्चों कोफैक्टर होता है। क्या होता है ये? कोफैक्टर होता है स्मॉल A11 का मतलब इसका। तो A11 की वैल्यू कैसे निकालते हो पता है ना? ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, कितना आ गया? -3 4 -1 1, यानी कि -3 + 4 बच्चों 1 आ गया। और 1 ए की ऑप्शन में है तो इसका मतलब इसको डायरेक्ट टिक कर दो। समझ रहे हो आप मेरी बात? कितनी आसानी से मैंने आपको बता दिया कि ए इनवर्स अगर आपको चेक करना हो और ये अपने को ऑलरेडी पता है कि ए इनवर्स एडजॉइंट के ही इक्वल है, तो सिर्फ एक कोफैक्टर से बच्चों काम चल जाता है। ठीक है, हो गया। अब एक बच्चे के दिमाग में ये आई कि सर मान लो इन चारों ऑप्शन में पहले ए ही होता, 1 ही होता, चारों में 1 होता, या फिर किन्हीं दो में 1 होता। ये बात तो आपकी ठीक है भाई, यहाँ पे तो एक में ही 1 था। अगर किन्हीं दो में 1 होता तो फिर हम क्या करते? फिर मैं कहता हूँ फिर A11 तो हम नहीं कर सकते थे, है ना, क्योंकि उससे तो हमारे को पता ही नहीं लगता। फिर क्या कर लो? A22 कर लेते। A22 यानी कि ये वाला एलिमेंट है ना, ये वाला एलिमेंट चेक कर लेते। फिर बच्चे ने कहा कि सर मान लो ये भी चारों में सेम है, चलो ठीक है, A33 कर लो, ये भी मान लो सेम है। अब गड़बड़ यहाँ होती है, अगर मान लो ये भी सेम है तो A12 चेक करता। मैं क्या करता? A12। बट बच्चों A12 चेक करते ना, ये होता तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट का कोफैक्टर है, लेकिन एडजॉइंट के अंदर फिर बच्चों इसका क्या होता है? ट्रांसपोज भी तो होता है ना। A12 अगर आप चेक करते हैं ना एडजॉइंट में, तो वो किसका कोफैक्टर लिखते हैं आप? किसका कोफैक्टर लिखते हैं बच्चों? A21 का। बस ये गलती मत कर देना, A21 का लिखते हैं, समझ गए क्यों? क्योंकि बच्चों A12 तो मैंने यहाँ लिख रखा है, तो ये इसका ट्रांसपोज होके नहीं आएगा, ट्रांसपोज होके, ठीक है, तो वो A12 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट का क्या हो गया? कोफैक्टर हो गया। तो अब निकालो A21। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, छोड़ दो तो बाहर तो माइनस का साइन आएगा, अंदर क्या बच गया देखो? -3 4 -1 1, तो ये आ गया -3 + 4 यानी कि -1। तो देखो अब मैच कर लो, ये देखो ये रहा -1 है ना। 100% हमेशा यही आएगा। अगर आप A31 चेक करना चाहते हो ना, तो A31 के लिए बच्चों आपको 13 इसका कोफैक्टर चेक करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये इनवर्स निकालने का मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। ये बच्चों बिल्कुल आसान है। इन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट एक नल वेक्टर है। बच्चों आपको पता है ना, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर की क्रॉस एक जीरो वेक्टर होता है तो इसका मतलब ये दो वेक्टर क्या होते हैं? आपस में पैरेलल वेक्टर होते हैं। क्रॉस निकालने की जरूरत नहीं आपको, पैरेलल वेक्टर चेक कर लो बस, है ना। और पैरेलल वेक्टर के लिए क्या कंडीशन होती है? आई का कंपोनेंट और आई का कंपोनेंट का रेशो, और फिर 6/अल्फा और 27/बीटा, ये क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। तो बस यहाँ से 2 अल्फा इक्वल टू 6, अल्फा कितना आ गया? 3। इन दोनों से या इन दोनों से निकाल लो, 2 बीटा इक्वल टू 27। 2 बीटा इक्वल टू क्या आ गया? 27। अपने को आंसर किसका निकालना है देखो? 3 अल्फा + 2 बीटा निकालना है। तो 3 इंटू अल्फा और 2 बीटा तो डायरेक्ट ही 27 है ही। 27 + 9 कितना आ गया बच्चों? 36। ओरल क्वेश्चन था ये तो बिल्कुल, है ना। ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज द क्वांटिटी दिस मैक्सिमम। मतलब ये क्वांटिटी मैक्सिमम हो जाए तो ए और बी का जो बीच का एंगल है वो थीटा जो हम मानेंगे वो क्या होगा? यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का बच्चों जो एंगल है उसको क्या मान लो? थीटा मान लो। तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में बच्चों? थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए ये एक्सप्रेशन क्या हो जाए बच्चों? मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, मैं इस एक्सप्रेशन को एक बार ई बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? ई। क्या है बताओ? ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इंटू, सॉरी इंटू नहीं, प्लस, प्लस क्या है बच्चों? √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड। अब आप बता दो मेरे को, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए बी साइन थीटा प्लस √3 ये क्या होता है? ए बी कोस थीटा, है ना, यही होता है। तो आप ए बी कॉमन ले लो। क्या ले लो? ए बी। ए बी का मतलब समझते हो ना? मैग्नीट्यूड। इसका ए बी का मतलब क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड। कॉमन लोगे तो क्या आ गया? ये साइन थीटा प्लस में √3 कोस थीटा। अब आपको पता ही है ये साइन थीटा प्लस √3 कोस थीटा हो तो बाहर 2 से क्या कर लो? मल्टीप्लाई, अंदर 2 से क्या कर लो बच्चों? डिवाइड कर लो, है ना। तो क्या आ गया? ये 2ab, बाहर तो चलता रहेगा। साइन थीटा, इसको पूरे को एक सिंगल रेशियो में बना लो, या तो साइन में बना लो या कोस में बना लो, आपका जो मन करे वो बना लो। ठीक है, मैं साइन में बना लूँ तो कोस 60 लिख दूँ इसको, कोस 60 साइन थीटा, और प्लस में साइन 60 कोस थीटा। तो ये क्या बन गया बताओ? 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। अब आप मेरे को ये बता दो, ये पूरी एक्सप्रेशन बच्चों मैक्सिमम कब होगी? जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि ये तो फिक्स है, ए का मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, बी का मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, वेरिएबल तो ये है ना। तो इसको मैक्सिमम करना हो तो बच्चों
इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए फिर, साइन की वैल्यू 1, और साइन 1 कब होता है, जब थीटा प्लस 60 कितना होता है 90, तो यानी कि थीटा कितना होगा बच्चों 30, यानी कि π/6। देखो कितनी आसानी से मैंने आपको इस क्वेश्चन का प्रूफ बता दिया कि थीटा की वैल्यू जब बच्चों 30 डिग्री होगी तब ये कितना बन जाएगा 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम होती है, इससे ज़्यादा उसकी वैल्यू बच्चों नहीं हो सकती। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको ए और बी दो यूनिट वेक्टर्स है, उनके बीच का एंगल क्या है थीटा, और ये वेक्टर आपस में क्या है बच्चों परपेंडिकुलर है। तो बताओ अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इनकी डॉट प्रोडक्ट आपस में क्या होगी बच्चों, जीरो होगी, है ना। वेक्टर का साइन लगाने की आपको जरूरत नहीं होती, डॉट जीरो रख दो, ठीक है। ए की 5a से करोगे तो 5a² हो गया, ए की इससे करोगे तो माइनस के 4ab हो गया, और इससे करोगे तो 10ab हो गया, और माइनस के 8b² हो गया, है ना। 5a² का मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और वो तो यूनिट वेक्टर है। -4 + 10 + के 6, ए बी का मतलब क्या होता है बच्चों ए डॉट बी, ठीक है ना। -a b² यानी कि 1 का स्क्वायर, 8 में से 5 में से 8 गए -3 + 6 ए डॉट बी, आ गया। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ यहाँ से 1/2, और ए डॉट बी होता क्या है बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस ऑफ थीटा, ये कितना आ गया 1/2। तो बता दो आप मेरे को, ये तो कितना है 1, ये भी कितना है 1, तो कोस थीटा हाफ आ गया, कोस थीटा हाफ है तो बच्चों थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। तो अपना आंसर बता दो आप, आंसर कितना है कोस थीटा प्लस कोस टू थीटा, थीटा कितना 60 प्लस कोस 120, कोस 60 होता है 1/2, कोस 120 होता है -1/2, इन दोनों का सम कितना आ गया बच्चों 0। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो। उसके बाद देखो बच्चों, ये रेगुलर हेक्सागन का क्वेश्चन है। रेगुलर हेक्सागन के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। देखो मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ, है ना। क्वेश्चन बाद में पढ़ना, पहले रेगुलर हेक्सागन के बारे में समझ जाओ क्या प्रॉपर्टी इसमें फॉलो होती है ना। ये रेगुलर बनी नहीं, लेकिन आप समझ जाना प्रॉपर्टी रेगुलर की ही यूज करनी है आपको। रेगुलर हेक्सागन में बच्चों ये होता है कि ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये एफ सी क्या है इसकी डबल होती है, ठीक है। ए बी का डबल होता है क्या एफ सी वैक्टर, यानी कि एफ सी वैक्टर जो होता है वो ए बी वैक्टर का क्या होता है डबल। ऐसे ही बच्चों अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर मान लो ये बी सी है, ये क्या है आपका मान लो बी सी है, और ये ए डी, कौन डबल है बताओ एडी, एडी डबल है ना। एडी वेक्टर बीसी वेक्टर का क्या होता है डबल होता है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, देखो एडी वेक्टर वो m टाइम्स है बीसी वेक्टर का। पहले तो डायरेक्शन देखो, एडी वेक्टर तो ठीक है ए से लेके डी, और ये बी से लेके सी, तो फिर यानी कि m की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ 2 होनी चाहिए क्या, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको एडी वेक्टर जो है वो डबल होता है किसका बीसी वेक्टर का। और क्वेश्चन में बस m दे रखा है 2 की जगह, है ना, यानी कि m की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट बच्चों सी एफ वैक्टर जो है वो n टाइम्स होता है ए बी वैक्टर का। अब सी एफ देखो, सी एफ बच्चों डायरेक्शन चेंज है, सी से लेके एफ है ना यहाँ पे, और ए से लेके बी, तो यानी कि एन की वैल्यू बताओ 2 नहीं होगी, कितनी होगी -2, समझ गए। क्योंकि मेरे पास मुझे ये पता है कि ए डी वैक्टर जो होता है ये तो चलो लिख दिया, एफ सी वैक्टर होता है बच्चों, एफ सी वैक्टर किसके इक्वल होता है, एफ सी वैक्टर होता है बच्चों किसके ए बी का डबल, यही होता है। तो सी एफ अगर मैं लिखूँ एफ सी को तो फिर माइनस का साइन आएगा ना। तो अब बोलो सी एफ वैक्टर जो होगा वो -2 टाइम्स ऑफ ए बी वैक्टर होगा, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई -2। आपसे पूछा क्या है एम एन, तो एम एन पूछा है यानी कि 2 इंटू -2 -4। तो बस बच्चे इस जल्दबाजी में इसका आंसर क्या देते हैं, या तो 4 दे देते हैं या 2 दे देते हैं, ऐसे नहीं बच्चों, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो वेक्टर का क्या होता है, बस उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आपको देना है। ये बच्चों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसमें कहता है ए बी सी 3 वेक्टर है सेम लेंथ के, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा ए वेक्टर और बी वेक्टर तो दे रखे हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड तो कितना है बच्चों √2 है, तो मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों √2 है। ये बात तो मेरे को पता लग गई, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट बात है, देखो ध्यान से पढ़ो। एंड इफ टेकन पेयर वाइज, मतलब तीनों वेक्टर में से दो दो का पेयर ले, ए और बी का, बी और सी का, सी और ए का, दे फॉर्म इक्वल एंगल्स। मतलब क्या गिवन अपने को पता है क्वेश्चन में, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ये इक्वल है एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। समझ रहे हो मेरी बात, ये इक्वल है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, यानी कि पेयर वाइज अगर इनको कंसीडर किया जाए तो इन तीनों वेक्टर्स के बीच के एंगल क्या है बच्चों, ये ऐसे सेम है। तो कहता है व्हाट कैन सी वेक्टर बी इक्वल टू, सी वेक्टर की वैल्यू क्या हो सकती है
बच्चों मेरे को एक बात बताओ, पहले तो जो दो ऑप्शन दे रखे हैं, ये तो एक ये मतलब कि इन दोनों में से क्या ये सी वेक्टर हो सकता है क्या? क्या ये सी वेक्टर हो सकता है क्या? या दोनों में से कोई नहीं हो सकता, या दोनों के दोनों हो सकते हैं ना? चार ही ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो मैं क्या चेक करूंगा, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए बच्चों, √2। क्या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड √2 है? आप कहोगे सर बिल्कुल है, √2 ये है ना। तो ये ना कहते ना ये हो सकता है, क्यों? अभी तो एंगल भी तो चेक करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से थोड़ी बात बनती है। इसका मैग्नीट्यूड बताना, इसका मैग्नीट्यूड बच्चों 1 + 16 + 1/3, 3√2/3, इसका भी √2 है, यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। अब बच्चों मेरे को चेक करना है क्या, एंगल। अब एक बात बताओ मेरे को, ए और बी के बीच का एंगल तो आप बता सकते हो, एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालो आप, है ना। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वो क्या होता है बताना, A.B होता है ना अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। आप कहोगे सर मैग्नीट्यूड तो तीनों वेक्टर का सेम है, तो मैग्नीट्यूड को तो आप कंसीडर ही मत करो, बस आप A.B देख लो, है ना। फिर उसके बाद एंगल बिटवीन ए और सी के बीच का क्या होगा बताओ, A.C अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। और फिर उसके बाद बताओ आप मेरे को, ये तो मैं लिख के समझा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन खत्म हो चुका है बस ये, है ना। बी और सी के बीच का एंगल बताओ क्या होता है, B.C अपॉन बी का मैग्नीट्यूड इंटू सी का मैग्नीट्यूड। बच्चों मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप है ना मैग्नीट्यूड वाली टर्म को इग्नोर कर दो, क्यों? क्योंकि ये तो बच्चों सेम है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ए बी कर लो, चाहे बी सी कर लो, चाहे ए सी कर लो, ये तो बच्चों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो आपको क्या चेक करना है कि ए और बी की जो डॉट प्रोडक्ट है वही ए और सी की होनी चाहिए, वही बी और सी की होनी चाहिए, तभी तो बच्चों एंगल इक्वल आएंगे। अब आप मेरे को बता दो बस, ए और बी की डॉट प्रोडक्ट क्या है, ये तो क्वेश्चन में दे रखी है ना, कितनी है देखो ध्यान से देखो। ए वेक्टर क्या है बच्चों, I J K है नहीं इसमें, ठीक है। बी में आई नहीं है, 0 1 1, तो डॉट करोगे तो क्या आएगा बताओ, 0 + 1 + 0 यानी कि 1। ए और बी की डॉट बच्चों कितनी है, 1 है, समझ रहे हो आप मेरी बात। अब मैं ऑप्शन चेक करता हूँ, स्टेटमेंट नंबर 1, इसको क्या देता हूँ, स्टेटमेंट 1, इसको स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट नंबर 1 में जो मेरे को वेक्टर दे रखा है, क्या ए और सी की डॉट, ए और सी, ए तो कितना है बताओ, 1 1 0, और सी कितना है बताओ, ये कितना है, 1 0 1, ये कितना है, 1 + 0 + 0, 1 आ गई ना, और 1 ही आनी चाहिए, मतलब अभी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी ए बी ए सी बी सी और चेक करो, बी सी है ना, बी बी वेक्टर कितना था, 0 1 1, और सी 1 0 1, ये भी कितनी आ गई, 0 + 0 + 1, यस बच्चों आ गई, तीनों डॉट प्रोडक्ट क्या आ गई, सेम, मतलब कि सी वेक्टर की वैल्यू बच्चों ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या किया मैंने, ठीक है। सी वेक्टर की ये वैल्यू पॉसिबल है। अब मैं बच्चों स्टेटमेंट नंबर 2 चेक करता हूँ। अब ये स्टेटमेंट नंबर 2, इसको क्या मान लो, सी वेक्टर मान लो, चेक करें। ए डॉट बी तो देखो ऑलरेडी मैंने कहा आपको कितना है, 1। अब ए डॉट सी चेक करना, ए वेक्टर क्या था बताओ, 1 1 0, और सी वेक्टर अब की बार मैं इसको मान रहा हूँ, तो ये कितना है बोलो, -1/3, 4/3 और -1/3 करना, ये आ गया। और इसकी इससे करोगे 4/3 और 0, कितना आ गया, 1, यस बिल्कुल आ गया। अब ऐसे ही किसके साथ चेक कर लो, बी और सी की। बी क्या था बताओ, बी वेक्टर क्या था बच्चों, 0 1 1, और सी वेक्टर तो ये है ना। डॉट प्रोडक्ट बस क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, मैग्नीट्यूड तो पहले इक्वल है, 0 + 4/3 -1/3 यानी कि 3/3 = 1 आ गया ना, तीनों 1। इसका मतलब ये भी हो सकता है सी वेक्टर, ये भी हो सकता है बच्चों, दोनों की दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो यानी कि बोथ ए एंड बी। समझ गए कितना अच्छा क्वेश्चन था, देखो बस सिर्फ बच्चों छोटा सा कॉन्सेप्ट कि तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इसमें तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, √2 के इक्वल, बस एंगल चेक करना था। एंगल के लिए बच्चों पूरी वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो तीनों वेक्टर के सेम दे रखे हैं, तो सिर्फ ए डॉट बी जो है वही ए डॉट सी होनी चाहिए, वही बी डॉट सी होनी चाहिए, और आप चेक कर लो बिल्कुल आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 56 क्वेश्चन बच्चों, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है। डायगोनल्स एक क्वाड्रिलेटरल के इन दो लाइनों के अलोंग है, मतलब कि एक क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल आपको दे रखे हैं, मतलब उनकी इक्वेशन दे रखी है ना। दो डायगोनल की क्या दे रखी है बच्चों, इक्वेशन दे रखी है। तो ये इन इक्वेशन से देखना, ये ए सी की इक्वेशन क्या है बताओ, x - 2y = 1, और बी डी डायगोनल की इक्वेशन क्या है, 4x + 2y = 1 = 3। इसका स्लोप बताना, इसका स्लोप बच्चों माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और इसका स्लोप बताना, इसका स्लोप बच्चों माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। इन दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट m1 × m2 बोलो -1 है, और -1 होती है तो डायगोनल आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। और आपको याद है अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल परपेंडिकुलर है तो वो क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या होता है बच्चों, रोम्बस, हमेशा ध्यान रखना। अगर डायगोनल परपेंडिकुलर है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बनती है, एक रोम्बस बनती है, समझ गए। आ गया बस क्वेश्चन का आंसर।
अब ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान है बच्चों। इलिप्स की फोकाई अपने को दे रखी है क्यू और आर पे। बना लो एक इलिप्स, ये इलिप्स है, इसके दो फोकस है, एक क्यू पे दे रखा है और एक आर पे दे रखा है। पी कोई पॉइंट है बच्चों इलिप्स के ऊपर, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछ लिया ना, पी क्यू प्लस पी आर, तो यानी कि पी की डिस्टेंस दोनों फोकाई से बताओ, डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है। पी अगर कोई पॉइंट है तो उसकी फोकस से डिस्टेंस पी क्यू प्लस पी आर का सम क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है ना, क्या होता है बच्चों, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यानी कि 2a के इक्वल। ये तो इलिप्स की बच्चों बिल्कुल सबसे पहले पेज पे आपको मिल जाएगी ये प्रॉपर्टी। तो इलिप्स को ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है ना, ये 1/4 करो इसको, वाई स्क्वायर अपॉन 1/9। बड़ी वैल्यू कौन है, 1/4, तो बड़ी वैल्यू को क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 1/4, तो ए कितनी आ गई बच्चों, 1/2। तो 2 इंटू 1/2 यानी कि 1। 1 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, पैरेललोग्राम के चारों वर्टिसेस आपको दे रखे हैं, एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। कितना आसान क्वेश्चन है ना, 10th क्लास की बुक में आप देख लो। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल में है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में, और एक एक्सरसाइज के अंदर है ना, दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सेम टू सेम। ये चार में से तीन वर्टेक्स आपको गिवन है, और वहां पे बस ये पूछा जाता है कि फोर्थ वर्टेक्स बताओ, है ना। यहाँ पे आपसे एक्स और वाई की वैल्यू का सम पूछ लिया, तो बताओ दोनों के डायगोनल क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इनके मिड पॉइंट क्या होते हैं, सेम। मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल होता है बच्चों मिड पॉइंट ऑफ बी डी के। तो मिड पॉइंट ए सी का कैसे निकालते हो बताओ, 10+2/2 और 14+4/2, और इधर भी ऐसे ही x+8/2 और y+12/2। लेकिन आपको 2 को तो कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, इसको इसके इक्वल रखोगे तो x+8 कितना आ गया बताओ, 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ऐसे ही बच्चों y+12 किसके इक्वल आ गया, 14+4 18, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो x प्लस वाई कितना आ गया बताओ, 10 आ गया। 10 इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर है। लेकिन मैं क्या बताता हूँ क्लास में, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको। इन दोनों का सम कितना है बताओ, 12। तो इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए, 12। तो 8 ये है, तो ये कितना होना चाहिए, 4, है ना। इन दोनों का सम बोलो कितना, 14 और 4 18। तो इनका सम वाई कोऑर्डिनेट का सम भी क्या होना चाहिए बच्चों, 18। 12 ये है, तो ये कितना होना चाहिए, 6। दोनों का सम कितना आ गया, 10। ओरल आंसर आ सकता था इसका तो 10, ठीक है ना, फिर भी मैंने आपको पूरा सोल्व करके दिखा दिया। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। आपको सर्कल की इक्वेशन दे रखी है ना, इनमें से कहता है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीनों ऑप्शंस में डायमीटर के बारे में बात की गई है कि डायमीटर के एंड पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो सकता कि जो क्वेश्चन को गलत करे, मतलब कि टाइम लगा सकता है, एक बच्चा 1 मिनट में सोल्व करेगा, एक 2 मिनट में, एक 5 मिनट में, लेकिन क्वेश्चन 100% बच्चों सोल्वेबल है। कैसे, आपको डायमीटर के एंड पॉइंट जब दे रखे होते हैं तो क्या आप सर्कल की इक्वेशन नहीं लिख सकते, लिख सकते हो ना। तो बस इन तीनों से सर्कल की इक्वेशन लिख के देख लो, अगर ये इक्वेशन आती है तो वो ऑप्शन ट्रू है, अदरवाइज वो ऑप्शन गलत है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को। देखो मेरे दिमाग में ये चलता है कि ये x1 y1 डायमीटर के कोऑर्डिनेट है, ये बच्चों x2 y2 डायमीटर के कोऑर्डिनेट है। तो इसकी इक्वेशन आप जानते हो ना, इसकी इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0, ये होती है, ठीक है। यानी कि आपको देखो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इसके दो रूट है बच्चों, है ना। इसके जो दो रूट है वो क्या कहलाएंगे, x1 और x2। तो मतलब ये कैसे कैसे दे रखे आपको बताना, एक्स स्क्र -3 - 1 कर दूं ऐसे, प्लस इसकी फैक्टराइजेशन करो, y-4 और y-2 कर दूं। कहने का मेरा मतलब ये है बच्चों कि 3 और 1 वैल्यू होगी किसकी, x1 और x2 की, 4 और 2 वैल्यू होगी किसकी, y1 और y2 की। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो मैं अब डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक बात बताओ मेरे को, ये ए कोऑर्डिनेट ए वर्टेक्स हो गया, ये बी वर्टेक्स हो गया, है ना। इनकी चार वैल्यू पॉसिबल है, कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ आज। देखो मुझे बस ये बता दो, x1 और x2 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। 3 और 1 ही हो सकती है, यानी कि x1 और x2 की जो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 1 और 3, चाहे कोई 1 हो, x1 1 हो सकता है या x2 1 हो सकता है ना। और इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, 4 और 2 हो सकती है ना। इनकी y1 और y2 की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, 2 और 4 हो सकती है ना। मेरे को ये नहीं पता कौन क्या होगा, बट होगी 2 और 4 में से कोई। अब मेरी बात ध्यान से सुना बच्चों, यहाँ क्या लिखा जाता है, x1 और यहाँ क्या लिखा जाता है, x2। मानते हो ना डायमीटर के एंड पॉइंट। तो x1 और x2 की पॉसिबिलिटी क्या है, आप एक तो बच्चा यहाँ 1 लिखेगा, यहाँ 3 लिखेगा, या फिर यहाँ 3 लिखेगा और यहाँ 1 लिखेगा। बताओ इसके अलावा कुछ और लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते। क्यों, x1 और x2 की जगह 1 और 3 लिखा जा सकता है, तो यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 3, या फिर यहाँ 3 तो यहाँ 1, और तो कुछ नहीं लिख सकते। बात मानते हो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर यहाँ 1 3 लिख दिया आपने,
तो 2 4 बच गया। अब 2 4 को कहाँ लिखोगे बताओ, या तो यहाँ 2 यहाँ 4, या फिर बच्चों यहाँ 4 और यहाँ 2। इतनी बात आपको समझ आ गई क्या? ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और हम क्या कर सकते हैं बताओ, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? देखो, x1 की जो वैल्यू थी 1 और 3, या तो 1 यहाँ पे 3 यहाँ पे, या 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे, यही कर सकते हैं। या फिर बच्चों क्या कर सकते हैं हम, अ, अगर यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे 3 लिख दिया, अच्छा ये भी तो कर सकते हैं ना। देखो 1 3 को दोबारा लिखो एक बार, है ना, और 2 4 को भी क्या कर दो, 3 1 को भी क्या लिखो दोबारा। बताता हूँ कैसे। 1 3 को जब आपने लिखा था तो आपने कहा कि 2 4 लिखूंगा, मैं 1 3 के साथ 4 2 भी तो लिख सकता हूँ, बोलो एक ही बात है, अलग है नहीं ये सारे। ऐसी 3 1 जब आपने लिखा था तो 4 2 लिखा था, तो मैं इसको 2 4 भी तो लिख सकता हूँ। समझ रही है मेरी बात? तो ये 4 ऑप्शन है बच्चों, इन चारों ऑप्शन में से कोई भी जो ऑप्शन जो है ना आपको दे रखे हैं ऑप्शंस के अंदर, वो आपके करेक्ट है। ठीक है, आप डायरेक्ट इसकी इक्वेशन निकाल के देख लो सर्कल की, इन चारों से बच्चों क्या आएगी, 100% सेम आएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो देखो, एंड पॉइंट 1 2 3 4, ये रहा 1 2, ये रहा 3 4, मतलब सही है। फिर 1 4 3 2, ध्यान से 1 4 3 2 है बिल्कुल। फिर 2 4 4 2 कहाँ है? देखो 2 4 कहीं नजर आ रहा है आपको बच्चों? 2 4 कहीं नहीं है, है ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ये आ गया। कितनी आसानी से देखो हमने क्वेश्चन को क्या कर दिया बच्चों, सोल्व कर दिया। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो मैं इसका बच्चों सेकंड मेथड आपको बता देता हूँ। छोड़ के नहीं आना पेपर में ये क्वेश्चन, ये आपको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, है ना। तो आप फॉर्मूला लगाओ, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, यही होता है, प्लस y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। आप एक बात बताओ, क्या इनको मल्टीप्लाई करके बच्चों इससे ये इक्वेशन नहीं आ जाएगी और इससे ये इक्वेशन नहीं आ जाएगी? तो बताओ, मल्टीप्लाई करने की थोड़ी जरूरत है, ऐसे ही सेम ये है तो देखो 1 3, ये है तो 1 3, है ना, ये है तो 4 2, 2 4 की जगह 4 2 हो गया तो क्या फर्क पड़ गया, इक्वेशन तो यही आएगी। ठीक है, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि दो वैल्यू है x1 x2 की, दो वैल्यू है y1 y2 की, तो इससे ये चार पॉसिबिलिटी बनती है। समझ गए? चार पॉसिबिलिटी में से दो अपने को ऑप्शन में दे रखी है, बस बात बन गई। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक कहता है पैराबोला है ये वाला, ये राइट हैंडेड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स क्या है बच्चों, 0 0 है। इसके ऊपर अपने को दो पॉइंट दे रखे हैं, कौन कौन से, एक P जिसके कोऑर्डिनेट है 4k 4k, और एक बच्चों Q है जिसके कोऑर्डिनेट है 4k माइनस 4k। तो अपने को वर्टेक्स का नाम दे रखा है इसमें ए क्या है बच्चों, वर्टेक्स। तो एंगल कौन सा बताना है, पी ए क्यू मतलब इनका एंगल बताना है। बच्चों वर्टेक्स क्या है, 0 0 है ना, तो आप मेरे को बताओ, ये तो फिर इन दोनों लाइन के बीच का एंगल नहीं हो गया। आप ये बताना एपी का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ लाइन एपी, स्लोप क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 1। स्लोप ऑफ, ये बताओ ए क्यू, बताओ ए क्यू का स्लोप बच्चों कितना होगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस 1। इन दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट बोलो कितनी आ गई, -1 आ गई। अगर स्लोप की प्रोडक्ट -1 है तो आप कहोगे कि सर ए पी परपेंडिकुलर है किसके, ए क्यू के, तो ये एंगल कितना हो गया बोलो, 90। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 90। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो।